विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल परीक्षांजलि पर। आज हम आपके लिए जो 4 नवंबर को कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का जो पेपर हुआ है कला और वाणिज्य ग्रुप के लिए, उसके सभी एक सभी प्रश्नों के उत्तर हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है, सबसे पहले जो है चैनल को लाइक करें और हमारा सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और अपने साथी दोस्तों को जरूर से जरूर जो है वो शेयर करें। तो ये जो पेपर जो है वो मध्य प्रदेश में अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र के लिए जारी किया गया। इसमें पहला प्रश्न दे रखा था, सही विकल्प चुन करके लिखिए, जिसमें दे रखा सांख्यिकी उपयोगी है। ऑप्शन दे रखे थे ए शासन प्रबंध से, शासन प्रबंध में, व्यवसाय में, आर्थिक विश्लेषण में या उपयुक्त सभी में। तो ये सभी क्रियाओं में जो है वो सांख्यिकी उपयोगी है इन सभी क्रियाओं में। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। डी। आगे देखते हैं दूसरा, समांतर माध्य को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन दे रखे जेड एम एक्स बार या ओ, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, एक्स बार से प्रदर्शित करते हैं समांतर माध्य को। पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध हमेशा जो है वो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, -1 होता है। चौथा वाला प्रश्न देखते हैं, तो भारत में आर्थिक सुधारों के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो ये सन 1991 में नई आर्थिक नीति लागू हुई, तो आर्थिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई, आर्थिक सुधार। पांचवा दे रखा है, श्रम बल एवं कार्यबल का अंतर कहलाता है। तो ये श्रम बल मतलब जो कार्य करने की इच्छा रखने वाले लोग, और कार्यबल जो कार्य करने वाले लोग हैं, उनके बीच का जो अंतर है वो जो है वो बेरोजगार श्रम कहलाता है। तो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। मानव पूंजी निर्माण का तत्व निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन दे रखे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशिक्षण और जनसंख्या वृद्धि। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण से जो है मानव पूंजी का निर्माण होता है, जनसंख्या वृद्धि से नहीं होता है। तो यहाँ पर पांचवे का जो है वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न 2 में दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला दे रखा है खाली स्थान वह माप है जो आंकड़ों को 4 बार बराबर भागों में बांटते हैं। तो इसमें जो है वो चतुर्थक आ जाएगा। दूसरा, कीमत और मांग के बीच खाली स्थान से संबंध होता है। तो कीमत और मांग के बीच में जो है वो सदैव ऋणात्मक संबंध होता है, क्योंकि कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है, और कीमत कम होती है तो मांग जो है बढ़ती है। आगे, योजना आयोग की स्थापना सन जो है वो 1950 में की गई। आगे, खाली स्थान एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। तो मलमल जो है वो एक विशेष प्रकार का जो सूती कपड़ा होता है, जो स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों के समय भी भारत में बनाया जाता था। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो है वो 1872 में हुई। सरकारी एक वैध जो जनगणना है वो 1881 में हुई, इसके बाद में, लेकिन 1872। टाटा एयरलाइंस की स्थापना सन 1932 में हुई। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको खाली स्थान लिखना था। आगे देखते हैं सत्य, जिसमें दे रखा है पहला, आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। तो ये सत्य हो जाएगा, आर्थिक तथ्यों को आंकड़े भी कहते हैं। अगला दे रखा प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं। तो ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा। तीसरा, मध्य का वितरण को 2 समान भागों में बांटती है। तो ये भी जो है वो सत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो सहसंबंध गुणांक की सीमाएं 0 से 1 होती है। तो ये जो है असत्य हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो माप जो है वो -1 से +1 के बीच में होती है। अगला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक अधिकार होता है। तो ये जो है वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतर निजी पूंजीवादी लोगों का अधिकार होता है। आखिरी दे रखा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 2005 में हुई। तो ये जो है वो असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला सही जोड़ी दी हुई है, जिसमें बहुलक, स्थानिक वर्गीकरण, उत्पादक, प्राथमिक क्षेत्र, बागवानी, भौतिक पूंजी और केरल। तो बहुलक जो है वो इसको एमओ से दर्शाते हैं। साथ ही देखें तो स्थानिक वर्गीकरण जो है गांव, जिला, राज्य और देश, द वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है एक स्थान के अनुसार वर्गीकरण किया गया, गाँव, जिला, राज्य और देश। आगे देखें तो ये जो है वो उत्पादक, तो उत्पादक जो है वो डॉक्टर हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर सेवा देते हैं, कोई सी भी वस्तुओं का उत्पादन या सेवाओं का उत्पादन जो है वो। तो सेवा के अंतर्गत जो है वो डॉक्टर, उत्पादक शामिल होंगे यहाँ पर। प्राथमिक क्षेत्र जो है वो कृषि है, प वाला ऑप्शन हो जाएगा। बागवानी से संबंधित जो स्वर्ण क्रांति है। आगे देखें तो भौतिक पूंजी जो है वो तकनीकी प्रक्रिया, ये भौतिक पूंजी के अंतर्गत आ जाएगा। और केरल जो है वो कुदुम श्री, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, फ वाला। इस
प्रकार से पूरी जोड़ी जो है आपको मिला लेना है, ब, द, अ, प, ई, स और फ। आगे देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ दे रखा है पहला, वृत्त आरेख के कोण का मान कितना होता है? तो इस वृत्त आरेख का कोण का मान जो है 360 डिग्री होता है। आगे गुणात्मक वर्गीकरण का एक उदाहरण लिखिए। तो धर्म, शिक्षा, लिंग, मित्रता आदि जो इस प्रकार से कोई सा भी आप लिख सकते थे। शतमक किसे कहते हैं? तो शतमक वह मान है जो आंकड़ों को 100 बराबर भागों में विभाजित करता है, उसको शतमक कहते हैं। क्या शून्य सहसंबंध का अर्थ स्वतंत्रता है? तो नहीं, शून्य सहसंबंध का अर्थ केवल रैखिक स्वतंत्रता है, न कि पूर्ण स्वतंत्रता, मतलब जिसमें कोई संबंध नहीं होता है किसी चर में, तो वहाँ शून्य सहसंबंध होता है, इसलिए यहाँ पर नहीं आएगा। एसएचजी का संबंध किससे है? तो एसएचजी का पूर्ण रूप जो है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का एक छोटा समूह होता है, जो अपने समूह के लोगों को जो है वो ऋण भी देता है और बचत भी करता है, एसएचजी। तनवा परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये तनवा परियोजना जो है वो महिला सशक्तिकरण और कृषि विकास से जो है वो संबंधित है, जो कि तमिलनाडु में महिलाओं के नवीनतम कृषि तकनीकों को प्रशिक्षण देने के लिए ये तनवा परियोजना शुरू की गई थी। भारत में सांसद आदर्श ग्राम योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो ये जो है वो सन 2014 में शुरू हुई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद में। आगे देखते हैं अब प्रश्नों की ओर। इस प्रकार से सभी आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरे हो चुके हैं। आप अपना नंबर देख लीजिए कि आगे सभी प्रश्नों के उत्तर जो हम आपको बताने वाले हैं एक एक करके। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला दे रखा है 6वां प्रश्न, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप किसे कहते हैं? तो इसको सबसे पहले देखते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति सांख्यिकी में संपूर्ण जो है वो समंक माला की केंद्रीय प्रवृत्ति को सरल व सारांश रूप में अभिव्यक्त करने वाला प्रतिनिधि मूल्य केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा सांख्यिकी माध्य कहलाता है। तो ये जो है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप होता है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा, निम्न आंकड़ों से माध्यिका की गणना कीजिए। तो आप यहाँ पर आपको पूरा हल किया हुआ है, देख लीजिए। सबसे पहले जो है आंकड़ों का आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, व्यवस्थित करने के बाद में आंकड़ों की कुल संख्या मतलब n बराबर नंबर जो वो टोटल 9 है। तो माध्यिका का जो सूत्र है n प्लस 1/2वां पद का मान, तो n प्लस 1/2वां पद का मान देखते हैं तो टोटल 10/2, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 5वें पद का मान, तो यहाँ पर 5वें पद पर जो है वो 6 है संख्या, इसलिए इन आंकड़ों की माध्यिका जो है वो 6 हो जाएगी। इस प्रकार से आपको हल करना है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां, माध्य किसे कहते हैं? माध्य किसे कहते हैं? तो माध्य एक विशेष सांख्यिकी यंत्र है जो बड़ी संख्या में मदों को एक प्रतिनिधि संख्या में बदल देता है। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा था, समांतर माध्य के कोई 2 गुण लिखिए दिए। इस प्रकार से आप 2 गुण लिख सकते थे यहाँ पर समांतर माध्य के। समांतर माध्य एक सरल माध्य है। इसकी गणना करने के लिए माध्यिका के समान न तो पद मूल्य को क्रमबद्ध करना होता है, न ही भूयिष्ठक के समान पद मूल्यों का सामूहिकीकरण करना होता है। दूसरा, यह समंक श्रेणी के सभी पद मूल्यों पर आधारित होता है। इसकी बीजगणितीय व्याख्या संभव है। आपको कोई से भी जो है वो 2 लिखना था। अगला प्रश्न 8वां दे रखा था, बहुलक के कोई 2 गुण। तो यहाँ पर बहुलक के 2 गुण भूयिष्ठक का मूल्य ज्ञात करना सरल होता है, अत्यंत सरल होता है। इसे रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। भूयिष्ठक मूल्य श्रेणी का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करने वाला मूल्य होता है। अगर इसके अथवा वाला प्रश्न देखें तो बहुलक के कोई 2 दोष बताना था। तो बहुलक एक अनिश्चित एवं अस्पष्ट माध्य इस प्रकार से लिख सकते थे, पदों की आवृत्तियाँ समाप्त होने पर इसे ज्ञात करना कठिन होता है। इस प्रकार से कोई से भी 2 आप जो है वो लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें 9वां प्रश्न दे रखा था, धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं? और इसके अथवा में दे रखा था ऋणात्मक सहसंबंध। तो आप जो है वो इस प्रकार से धनात्मक के बारे में लिख सकते थे, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक जो यदि एक चर में वृद्धि होने या कमी होने पर दूसरे चर में भी वृद्धि या कमी होती है तो उसमें धनात्मक सहसंबंध कहलाता है। मूल्य में वृद्धि होने पर पूर्ति में भी वृद्धि होती है तो इसको धनात्मक सहसंबंध कहते हैं। ऋणात्मक की बात करें तो एक चर में कमी या वृद्धि होने पर दूसरे चर में वृद्धि या कमी होती है, अर्थात दोनों में विपरीत दिशा में परिवर्तन होता है, तो ऋणात्मक जो है सहसंबंध कहलाता है। वस्तु का मूल्य बढ़ने पर उसकी मांग में कमी आना, ये जो है वो एक ऋणात्मक सहसंबंध है। प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। तो सहसंबंध गुणांक के कोई 2 गुण लिखिए और इसके अथवा में देखा था सहसंबंध का अर्थ बताइए। तो सहसंबंध गुणांक के कोई 2 गुण यहाँ लिखे हैं। सहसंबंध गुणांक का मान हमेशा जो है -1 से +1 के बीच होता है और यह 2 चरों के बीच रेखीय संबंध की शक्ति और दिशा दोनों को दर्शाता है। इसके अथवा में सहसंबंध का अर्थ था, तो सहसंबंध 2 चरों के बीच की माप है। यह एक ऐसी सांख्यिकी तकनीक है जो 2 चरों अथवा चरों के मध्य
चरों के संबंध का मापन और विश्लेषण करती है तथा यह बताती है कि दो चर एक दूसरे के संदर्भ में किस सीमा तक परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। तो आप सभी से निवेदन है, आपको सभी प्रश्न बताए जा रहे हैं, इसलिए अपने सभी दोस्तों को जो है जरूर शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा हो सके, सभी उत्तर लिख सकें और अपना नंबर जो है वो मिला सकें। प्रश्न क्रमांक 11वां दे रखा था कि प्रश्न क्रमांक 10 हो गया है। प्रश्न क्रमांक 11वां, योजना किसे कहते हैं, जिसमें दे रखा है योजना किसे कहते हैं। तो एक योजना में यह बताती है कि किसी देश के संसाधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। इसके अथवा वाला प्रश्न देखें, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताइए। तो इसमें सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग, लोहा और इस्पात उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट तथा कागज उद्योग, इनमें से आप कुछ भी जो है वो बता सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला 12वां प्रश्न देखते हैं। तो कृषि विपणन किसे कहते हैं और जैविक कृषि किसे कहते हैं। ये दो प्रश्न थे। तो कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग, वर्गीकरण और वितरण आदि कार्य किया जाता है। इसके अथवा वाला जैविक कृषि देखते हैं। तो जैविक खेती वह पद्धति है जो पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित करके उसका संरक्षण और संवर्धन करती है। इस पद्धति में रसायनों का प्रयोग कम से कम किया जाता है और इसमें मिट्टी को जीवित माध्यम माना जाता है। इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते थे। इस प्रश्न क्रमांक जो है वो 13 दे रखा है कि मानव पूंजी किसे कहते हैं और मानव विकास का क्या अर्थ है। तो मानव पूंजी का अर्थ है ज्ञान, कौशल और स्वास्थ्य से जिसे लोग जीवन भर निवेश करते हैं और जमा करते हैं। और मानव विकास के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, मानव विकास अपने आप में लक्ष्य है। मानव विकास से मानव का कल्याण होता है। मानव विकास की अवधारणा मानव पूंजी निर्माण की अपेक्षा जो है वो अधिक व्यापक होती है। इस प्रकार से लिख सकते थे। प्रश्न क्रमांक 14 देखें। प्रश्न क्रमांक 14, तो यहाँ पर दे रखा है विक्रय अधिशेष किसे कहते हैं और इसके अथवा में दे रखा है सहायिकी किसे कहते हैं। तो विक्रय अधिशेष और सहायिकी। विक्रय अधिशेष जो है वो किसानों द्वारा उत्पादन का वह अंश है जो उनके द्वारा बाजार में बेचा जाता है। इसके अथवा वाला सहायिकी देखें तो इसको कृषि अनुदान या सब्सिडी कहा जाता है। कृषि अनुदान या सहायिकी से अभिप्राय सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से जिससे वे अपने उत्पाद को उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर बेच सकें। सहायिकी किसानों को नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित करती है, परंतु इससे सरकारी वित्त पर भारी जो है वो बोझ पड़ता है। अगला प्रश्न देखें। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कोई 2 बिंदुओं में लिखना था और इसके अथवा में किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों को 2 सूचक लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा के बारे में, शिक्षा की भूमिका का वर्णन। तो शिक्षा मानव पूंजी का निर्माण का प्रमुख स्रोत है। एक शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित की तुलना में पर्यावरण को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ सकता है। शिक्षा खोजी दृष्टिकोण को बढ़ाती है। इस प्रकार से आप शिक्षा के भूमिका के बारे में लिख सकते हैं। मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार से करती है, देख लीजिए, पूरा उतार लीजिए। अगला इसके अथवा में दे रखा था किसी देश की शैक्षिक उपलब्धियों के 2 सूचक लिखिए। शैक्षिक उपलब्धियों के 2 सूचक क्या होंगे। तो उसके सूचक जो है वो वयस्क साक्षरता स्तर या और दूसरा लिख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर और युवा साक्षरता दर। तो इस प्रकार से 15 प्रश्न यहाँ पर होगा। प्रश्न क्रमांक 16 की ओर बढ़ते हैं। सांख्यिकी का महत्व जो है 3 बिंदुओं में लिखना है और इसके अथवा में दे रखा सांख्यिकी की सीमाएं 3 बिंदुओं में लिखिए। तो ये यहाँ पर आपको पूरा बताया हुआ है। ऊपर जो है महत्व दे रखे हैं। आर्थिक नियोजन में सांख्यिकी का महत्व, सांख्यिकी का व्यापार और उद्योग में महत्व, सांख्यिकी का प्रशासन में महत्व, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का महत्व। इसके अथवा वाला प्रश्न जो है इसकी सीमा बतानी थी। तो यहाँ पर कोई से भी 3 पॉइंट आप यहाँ लिख सकते थे। संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन, सांख्यिकी समूह का अध्ययन, प्रमाणित निष्कर्ष का अभाव, औसत सत्यता और सांख्यिकी एक साधन मात्र। इसमें से कोई सा भी आप अपने हिसाब से लिख सकते थे। प्रश्न क्रमांक 17वां दे रखा है सतत और विविक्त चर में कोई 3 अंतर लिखिए और इसके अथवा में दे रखा था कि आंकड़ों के वर्गीकरण की कोई 3 उपयोगिता लिखिए। तो सतत और सतत चर के बारे में यहाँ से लिख सकते थे आप। सतत चर वे होते हैं जिनका कोई माप हो सकता है। विविक्त चर जो खंडित चर वे चर हैं जिनके मूल्य पूर्णांकों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो इसके अथवा में था आंकड़ों के वर्गीकरण की कोई 3
उपयोगिता लिखी है, तो आप यहाँ से लिख सकते थे ये कि सांख्यिकी सामग्री को सरल और संक्षिप्त बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आंकड़ों को तुलना योग्य बनाने के लिए, समअंकों की समानता और असमानता को स्पष्ट करने के लिए, या सारणी का आधार तैयार करने के लिए जो है वो इसका आंकड़ों का वर्गीकरण किया जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18, जिसमें दे रखा है अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, और इसके अथवा में दे रखा हरित क्रांति से किसानों को कैसे लाभ पहुंचा, कोई 3 बिंदुओं में लिखिए। तो यहाँ पर 3 क्षेत्रों के बारे में बताया गया। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र गठन से अभिप्राय अर्थव्यवस्था की सभी आर्थिक इकाइयों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित करना है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, कृषि जिसको प्राथमिक क्षेत्रक बोलते हैं, औद्योगिक जिसको द्वितीय क्षेत्रक, और सेवा जिसको तृतीय क्षेत्रक बोलते हैं। इन तीनों क्षेत्रों का राष्ट्रीय आय में अपना भाग होता है। यदि देश का विकास होता है तो जीडीपी में कृषि का अंश जो है कम होता जाता है तथा उद्योगों का प्रधान अंश होता है। यदि विकास उच्च स्तर पर पहुंचता है तो जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। यदि देश के विकास का उच्च स्तर हासिल करना है तो राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र को अधिक योगदान देना चाहिए। अगला दे रखा है हरित क्रांति से किसानों को क्या लाभ पहुंचा है, तो यहाँ पर किसानों को लाभ के बारे में आप लिख सकते हैं। हरित क्रांति से किसान अधिक गेहूँ और चावल उत्पन्न करने में समर्थ हुआ है। दूसरा लिख सकते हैं किसानों की क्रय शक्ति बढ़ गई है। अब वे न केवल कृषि संबंधी साधन जुटाने में समर्थ थे बल्कि जीवन की अनेक सुविधा सामग्री भी उनके पास थी। हरित क्रांति के कारण सरकार पर्याप्त खाद्यान्न प्राप्त कर सुरक्षित स्टॉक बना सकी। चौथा दे रखा है हरित क्रांति से खाद्यान्नों की कीमत उपभोग की अन्य वस्तुओं की अपेक्षा जो है सस्ती हुई। तो इस प्रकार से हरित क्रांति से किसानों को जो लाभ हुए हैं आप लिख सकते हैं। सभी लिख करके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिख करके याद ही रखना है। वार्षिक परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 19 दे रखा है तो भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए, और इसके अथवा में दे रखा कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसके 2 लाभ लिखिए। तो देखते हैं यहाँ पर भारत में आर्थिक सुधार तो निरंतर बढ़ती हुई कीमतों, बढ़ते हुए बजटीय घाटे, घटती हुई विनिमय दर, बढ़ते हुए व्यापारिक घाटे और भुगतान संकट, देश का ऋण जाल में फंसना आदि कुछ ऐसे कारण थे जिसके कारण भारत में जो है आर्थिक सुधार जो है वो आरंभ की गई। इसके अथवा में प्रश्न था वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिससे विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लाभ दशाओं को विधान करने की दिशा में अग्रसर होता है वैश्वीकरण। और इसके 2 लाभ भी लिखने थे। 2 लाभ यहाँ पर देख लीजिए आप। वैश्वीकरण के 2 लाभ। वैश्वीकरण के फलस्वरूप देश में उत्पादन लागत में कमी और उत्पादन मात्रा का विस्तार हुआ। विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। भारतीय अर्थव्यवस्था और औसत व्यक्ति के जीवन स्तर में जो है वो सुधार हुआ। इस प्रकार से कोई से भी 2 जो है लाभ आप यहाँ पर लिख सकते थे। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 20, जिसमें दे रखा है प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़ों में 4 अंतर लिखिए। ये वाला प्रश्न था, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। तो ये आप यहाँ पर इस प्रकार से जो है वो लिख सकते थे कि प्राथमिक आंकड़े जो है मौलिक होते हैं, अनुसंधान करता है, इन्हें स्वयं एकत्रित करता है। और द्वितीयक आंकड़े जो है मौलिक नहीं होते हैं, ये किसी व्यक्ति या संस्थान द्वारा पूर्व काल में ही एकत्रित किए जा सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 दे रखे हैं, आप 4 लिख सकते हैं। आगे इसके अथवा में प्रश्न था निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से एक दंड आरेख बनाइए। तो जिसमें आप इस प्रकार से ये पूरा दंड आरेख जो है वो बना सकते थे। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोग्राम। एक तरफ एक अक्ष पर आपको सन लिखना था, वर्ष 2000, 2005, 2010 और 2015, और एक तरफ आपको वाई अक्ष पर लिखना था 100, 200, 300, 400, 500, 600 जो उत्पादन है किलोग्राम में, ये आपको लिखना था। तो इस प्रकार से आपको एक दंड आरेख बनाना था। सरल था, अच्छे से आप बनाए होंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से बहुलक की गणना कीजिए। तो यहाँ पर बहुलक आपको निकालना था। सबसे पहले जो है वो आपको इस प्रकार से वर्ग अंतराल को एक व्यवस्थित क्रम में बना लेना था। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 और 40 से 45, और उसकी आवृत्ति f लिखनी थी। यहाँ पर पता चलता है कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति 97 जो है वो सबसे बड़े वाले वर्ग 45 से 50 वाले वर्ग में है, जिसकी निम्न सीमा 45 है। सूत्र आपको पता ही है। दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक आवृत्ति जो 97 जो वर्ग अंतराल 45 से 50 के बीच है इसमें है, जिसकी निम्न सीमा जो है वो 45 है। तो 45 एल हो गया, जिसमें F1 मानेंगे हम 97 को, F1 जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, और F0 जो है उससे कम वाले वर्ग की आवृत्ति, तो उसकी आवृत्ति जो है वो 95 है। और F2 जो है वो उसके बाद वाले वर्ग की आवृत्ति, इसमें बाद वाला वर्ग है ही नहीं,
तो आवृत्ति है ही नहीं, तो इसको ऐसा होने पर जो है वो शून्य माना जाएगा। शून्य मानकर को सवाल को हल करेंगे। और वर्ग का मध्य बिंदु अगर देखें हम तो कितना अंतराल है, तो वो यहाँ पर 5 का वर्ग अंतराल दिखता है, वर्ग अंतराल मध्य बिंदु दिखता है, तो वो उसको एज जो है यहाँ पर 5 को मानेंगे। सूत्र के अनुसार अगर देखते हैं तो 45 प्लस 97 माइनस 95 बटा में हो जाएगा 2 का गुणा जो है वो 97 माइनस 95 माइनस 0 बराबर गुणित यहाँ पर 5 हो जाएगा वो एज की जगह। तो एक एक करके एक एक स्टेप हल करते जाएंगे। 97 से 95 घटाएंगे 2 हो जाएंगे। नीचे जो है वो 97 में से पहले माइनस 95 में से माइनस 0 घटाएंगे, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो प्लस भी करेंगे तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस का लगेगा। फिर इसमें जो है नीचे 97 में से 95 घटेंगे तो 2 और 2 का गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। 2 बटा 4 गुणित 5 हो जाएगा। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 बटा 4 हो जाएगा। तो 45 प्लस 10 बटा 4, 4 से 10 को काटेंगे तो 2.5 इसका उत्तर आएगा। 45 में 2.5 अगर हम जोड़ते हैं तो बहुलक जो है वो 47.5 आएगा। 45 से 50 वाले वर्ग में जो है 47.5 जो है वो बहुलक है, मतलब 47.5 इसका उत्तर आ जाएगा। आई जो है 1000 मतलब 47,500 रुपये आई जो है सबसे ज़्यादा व्यक्तियों की है। इस प्रकार से 47.5 इसका बहुलक हो जाएगा मोड। इस प्रकार से आपको इसको हल करना था। आगे देखते हैं इसके अथवा वाला प्रश्न दे रखा है। निम्नलिखित आंकड़ों से समांतर माध्य की गणना कीजिए। तो समांतर माध्य की गणना करने के लिए यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र 1 से बार बराबर समेसन x बटा n सभी चरों का जो है वो योग और उसके बटे में सभी की जितनी संख्या है वो लिखना था। तो सभी का योग यहाँ पर 10,760 आएगा। कुल 8 संख्या तो बटे में 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर 10,760 को 8 से अगर काटते हैं तो ये यहाँ पर समांतर माध्य जो है 1345 निकल करके आएगा। तो यहाँ पर समांतर माध्य जो है वो 1345 रुपये जो इनकी औसत आय जो है वो हो जाएगी। इस प्रकार से आपको सवाल ये हल करना था। अगला यहाँ पर दे रखा था प्रश्न क्रमांक 22, निजीकरण किसे कहते हैं। इसकी 3 हानियाँ लिखनी थी। और निजीकरण इसका तात्पर्य किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग, इसको जो है निजीकरण कहा जाता है। इसकी हानि यहाँ पर लाभ दी, आपको हानि बतानी थी कि इस निजीकरण से जो है वो सरकार को आय जो है वो कुछ होती तो है, लेकिन जो है सभी लोगों को पर्याप्त फ़ायदा नहीं हो पाता है। साथ ही जो देश के उत्पादन करता है, उद्योगपति लोग हैं देश के, जो गांव में कोई वस्तुओं का उत्पादन करने वाले, उन्हें जो है वो ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस प्रकार से आप जो है इसके कुछ दोष लिख सकते थे, 3 हानियाँ। इसके अथवा में प्रश्न दे रखा था उदारीकरण किसे कहते हैं। भारत देश को इससे क्या लाभ हो। तो उदारीकरण जो है स्वतंत्रता के बाद देश की आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानूनी जो है समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बने हुए थे। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। इसके लाभ अगर देखें तो आप लिख सकते थे विदेशी निवेश में वृद्धि हुई, औद्योगिक स्तर लगभग 10% हो गया, भारत का IT उद्योग विश्व स्तर का उद्योग बन चुका है, राजकोषीय घाटा जो है नियंत्रित हुआ, वर्तमान में GDP को 5% के आसपास बनाए रखने में जो है वो सफलता मिली है इस उदारीकरण के कारण, जो कि नई आर्थिक नीति 1951 के कारण लागू किया गया। इस प्रकार से अब अगला प्रश्न देखते हैं। आखिरी प्रश्न है जैविक कृषि के कोई 2 लाभ और कोई 2 हानियाँ लिखनी थी। और इसके अथवा में दे रखा था विविधीकरण के स्रोत के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन के महत्व का वर्णन 4 बिंदुओं में कीजिए। तो यहाँ पर जैविक खेती के कोई से भी आप यहाँ पर लाभ लिख सकते थे। 5-6 लाभ यहाँ पर दिए गए हैं और 6 आपको हानि बताई गई है। आपको 2 लाभ और 2 हानि इनमें से कोई सी भी आप जो है वो लिख सकते थे। आप अभी से लिख कर तैयारी रखें। ये प्रश्न फिर आपको वार्षिक परीक्षा में देखने को मिल सकता है इससे संबंधित, लेकिन इसको अच्छे से आपको याद रखना है, इसके लाभ और हानि। इसके अथवा में प्रश्न था विविधीकरण के स्रोत के रूप में पशुपालन और मत्स्य पालन के महत्व का वर्णन 4 बिंदुओं में कीजिए। तो पशुपालन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है और मत्स्य पालन के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। मत्स्य उद्योग को देश की खाद्यान्न पूर्ति, पोषक तत्व, रोजगार के अवसर तथा नियत आय में वृद्धि करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस उद्योग में देश ने गौरवशाली वृद्धि की है। भारत में मत्स्य उत्पादन सकल घरेलू उत्पाद का जो है वो 1.4% है। तो ये पशुपालन और मत्स्य पालन के बारे में आपको लिखना था। इस प्रकार से जो है आपको सभी 23 प्रश्नों के उत्तर आपको हल करवाए गए हैं। आप सभी धन्यवाद हैं।
वीडियो को सबसे पहले लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। आप सभी से निवेदन है अच्छे से आप तैयारी करें, परीक्षा की अच्छे अंक प्राप्त करें, आपका भविष्य जो उज्जवल हो, ऐसी कामना हम करते हैं। आप हमारे साथ बने रहें, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।